अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एपोप्टोसिस की बात कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने बात की कि एपोप्टोसिस क्या होती है और ये कितनी कॉमन है। तकरीबन हमने बात की कि 50 बिलियन सेल्स पर डे एपोप्टोसिस के साथ हमारी बॉडी से मरते हैं। और फिर हमने हार्ड मास की बात की कि वो किस एपोप्टोसिस से जिस सेल के अंदर होगी वो किस तरह का होगा। फिर हमने कुछ पाथवेज की बात की और इंट्रिंसिक पाथवे को हमने डिटेल से पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस की। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो एपोप्टोसिस का है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो पाथवे है जिसमें बाहर से सिग्नल आता है सेल को। एक सेल को बाहर से सिग्नल आता है कि भाई तुम एपोप्टोसिस कर लो, तुम खुदकुशी कर लो, तुम मर जाओ। उसकी फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसको ट्यूमर हो गया, तो बाहर से हमारे टी लिम्फोसाइट्स आएंगे, उसको सिग्नल देंगे कि भाई तुम मर जाओ, तुम कैंसरियस सेल हो, तुम कैंसर बॉडी में फैलाओगे, तुम मर जाओ। अब ये बाहर से सिग्नल आ रहा है तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में आएगा। सिमिलरली मैक्रोफेजेस वगैरह कुछ साइटोकाइन रिलीज करते हैं और वो सिग्नल देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को या कैंसरियस सेल को कि भाई तुम मर जाओ। अब ये जो बाहर से सिग्नल आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, नाउ एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में होता क्या है? तीन पाथवेज में हम डिस्कस करेंगे, तीनों एक्सट्रिंसिक में आते हैं। एक है जी फास्ट पाथवे, दूसरा है टीएनएफ पाथवे और तीसरा है जी गैर-एंजाइम बी पाथवे। ये तीनों पाथवे क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट पाथवे। हमारे तमाम बॉडी के सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी? जिसको हम कहते हैं फास्ट रिसेप्टर। ये इसको हम क्या कहते हैं? फास्ट रिसेप्टर। और ये एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इसकी एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और एक इंट्रा सेलुलर डोमेन है। इसका मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, बाहर भी है और अंदर वाली साइड पे भी है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर अगर ये फास्ट रिसेप्टर है तो इसका कोई लाइगेंड भी होगा, क्योंकि रिसेप्टर के ऊपर जो चीज आगे बाइंड करती है उसको उसका लाइगेंड कहते हैं। इसका कोई लाइगेंड भी होगा। इसके लाइगेंड को हम क्या कहते हैं? इसके लाइगेंड को हम कहते हैं फास्ट लाइगेंड। और ये जो फास्ट लाइगेंड है ये हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये फास्ट लाइगेंड, FAS, फास्ट लाइगेंड। जैसे ही टी सेल इस फास्ट रिसेप्टर के साथ, फास्ट लाइगेंड इस फास्ट रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस फास्ट रिसेप्टर के अंदर वाली साइड पे एक डोमेन है। ये जो डोमेन है इसको हम क्या कहते हैं? डेथ डोमेन। डेथ डोमेन। डेथ डोमेन। इन तमाम रिसेप्टर्स को हम फास्ट रिसेप्टर को, टीएनएफ को हम डेथ रिसेप्टर भी कहते हैं बेसिकली। इसलिए ये वाली डोमेन इसकी क्या कहलाएगी? डेथ डोमेन कहलाएगी। अब डेथ डोमेन जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा, डेथ डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद वो अपने साथ एक और प्रोटीन को अटैच कर लेगी, रिक्रूट कर लेगी अपने साथ, अपनी तरफ अपनी हायर कर लेगी, उसके साथ अपने साथ चिपका लेगी। और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। अब जैसे ये फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन इसके साथ अटैच हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा FADD का और फास्ट रिसेप्टर के इंटरनल डेथ डोमेन का। डेथ डोमेन और फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन का कॉम्प्लेक्स बन गया। नो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने साथ प्रोकैस्पेज 8 को, प्रोकैस्पेज 8 फाइनली ब्लैक इन कलर नाम कर दे, ये प्रोकैस्पेज 8 को भी अपने साथ मिला देगा। ठीक है, प्रोकैस्पेज 8। प्रोकैस्पेज जितने भी कैस्पेज है ना, इनकी प्रो फॉर्म भी होती है, जैसे प्रोकैस्पेज 8, प्रोकैस्पेज 9, प्रोकैस्पेज 3, ये इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं। अब प्रोकैस्पेज इनएक्टिव फॉर्म है, अब ये एक्टिव होगा कैस्पेज 8 में। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें डेथ डोमेन है, फास्ट रिसेप्टर है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन है और प्रोकैस्पेज 8 है। इन सबको हम कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्क। डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैस्केड। कैस्केड मतलब चेन ऑफ रिएक्शन। डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैस्केड। अब ये डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कैस्केड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये खुद ब खुद ही प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिवेटेड कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर देगा। प्रोकैस्पेज 8 इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया। और
पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कैस्पेज 8 और 9 है दे आर इनिशिएटर कैस्पेज, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, वो एक्टिवेट करेंगे एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस को। और एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस में क्या आते हैं, कैस्पेज 3 आता है, कैस्पेज 6 आता है, कैस्पेज 7 आता है। तो कैस्पेज 8 एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 3 को, यानी कि प्रो कैस्पेज 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में। और कैस्पेज 3 अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करेगा या डैमेज करेगा, क्योंकि कैस्पेजेस जितने भी हमने कहा था ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीएजेस है, ये प्रोटीन्स को खाएंगे। तो सेल्स की जितनी भी प्रोटीन्स है, साइटोस्केलेटन की प्रोटीन हो गई, न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, उसके बाद कुछ एंजाइम्स हो गए, उन तमाम को डिग्रेड करना शुरू कर देगा। तो ये साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स को, उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल को डैमेज करेगा, बहुत सी प्रोटीन को डैमेज करेगा। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो है कैस्पेज 3 ये अल्टीमेटली एंजाइम डीएनए को भी एक्टिवेट करेगा, जो कि फर्दर डीएनए डैमेज करेगी, डीएनए डैमेज करेंगे। और इस तरीके से सेल का जो अंदर सेलुलर कंटेंट है वो लीक डैमेज होता जाएगा और सेल आहिस्ता 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 श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि एपोप्टोसिस के अंदर सेल श्रिंकिंग होती है, स्वेलिंग नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा ये कैस्पेज 8 है, कैस्पेज 8 इस बिड को बीआईडी को टीबीआईडी में कन्वर्ट करेगा, ट्रंकेटेड बीआईडी में कन्वर्ट करेगा। बीआईडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या है, ये BH3 फैमिली से बिलोंग करती है और ये बैक और बैक को एक्टिवेट भी करती है और उनको ट्रांसलोकेट भी करती है। ट्रांसलोकेट करके यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर लाकर इस तरह पोर की फॉर्म में लाकर प्लेस कर देती है। जब इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये पोर बन जाएगा तो इस पोर के अंदर से जो साइटोक्रोम C है वो आसानी से बाहर आ जाएगा, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C की डिटेल में मैंने पहले बता चुका हूं कि साइटोक्रोम C बेसिकली क्या करता है, खुद से ये एक्टिवेट करेगा किसको, कैस्पेज 9 को, कैस्पेज 9, और कैस्पेज 9 फिर अल्टीमेटली कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल इंड्यूस्ड भी एपोप्टोसिस होगी एक्सट्रिंसिक पाथवे में और डायरेक्ट कैस्पेजेस की एक्टिवेशन की वजह से भी एपोप्टोसिस होगी। अगर ये बीआईडी बैक्स वगैरह का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो पिछला जो इंट्रिंसिक पाथवे मैंने एपोप्टोसिस का पढ़ाया है वो आपको समझना पड़ेगा। साइटोक्रोम C का भी वहां पर मैंने जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है और अल्टीमेटली ये सब चीजें डैमेज होने की वजह से सेल श्रिंक होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज बनेगी और इम्यून सेल्स उन एपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करके फैगोसाइटोज कर लेगा और बॉडी से रिमूव कर देगा। ये था एक। उसके बाद दूसरा जो पाथवे इन्वॉल्व होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो वो है जी TNF अल्फा। अब TNF अल्फा एक साइटोकाइन है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि मैक्रोफेजेस वगैरह रिलीज करते हैं और इन्हीं के रिसेप्टर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर टाइप 1 या रिसेप्टर 1। रिसेप्टर 1 के ऊपर ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आकर बाइंड करेगा। जैसे ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अपने इस रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड करेगा तो इसके भी अंदर वाली साइड पर एक डोमेन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डेथ डोमेन। यहां पर मैंने कहा था डेथ डोमेन, ठीक है। और लेकिन इसकी जो डेथ डोमेन होती है ना, इसको जरा इनएक्टिव करके रखा होता है एक और प्रोटीन ने, उसको हम कहते हैं साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन। साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन, साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन ने इसको कंट्रोल करके रखा होता है कि भाई तुमने एपोप्टोसिस नहीं करनी जब तक बाहर से सिग्नल नहीं आता। तुम इसने इसको काबू करके रखा होता है, पकड़ के रखा होता है साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन ने। इसका मतलब जब तक ये साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन हटती नहीं है, इसकी इंटरनल जो डेथ डोमेन है वो एक्टिवेट नहीं होगी। जैसे ही TNF इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये जो साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन है, मतलब जैसे ही बाइंड होगा इसके अंदर कुछ कंफर्मेशन चेंजेस होगी ना। जब कंफर्मेशन चेंजेस होगी तो इसका इस प्रोटीन का और इस प्रोटीन का बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो वो अलग हो जाएगी। अब ये अलग हो गया, देखिए अब यहाँ पर साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन साइड पे हो गई, साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन अटैच नहीं, ठीक है। ये हम अलग से बना देते हैं साइलेंसर ऑफ डेथ डोमेन। अब ये जो डेथ डोमेन है TNF रिसेप्टर की वो एक्टिवेट हो गई है। अब जब ये एक्टिवेट हो गई है, ये TNF अल्फा बाइंड होने की वजह से एक्टिवेट हो गई है, तो उसके साथ ही अब ये रिक्रूट करेगी, अपने साथ अटैच करेगी कुछ और प्रोटीन को, जिसमें सबसे पहले ये अटैच करेगी TNF, T फॉर TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन। एक प्रोटीन है
TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेड डोमेन, उसको ये अपने साथ अटैच कर लेगी, अटैच हो गया। इसके साथ ही ये डेड डोमेन फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन को भी अपने साथ अटैच कर लेगी, फास्ट एसोसिएटेड डेड डोमेन भी उसको भी ये रिक्रूट कर लेगी। उसके बाद एक और प्रोटीन है RIP, ये भी RIP भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 TNF रिसेप्टर, जो TNF रिसेप्टर है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 भी बनाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 का जो रोल है वो सर्वाइवल के अंदर है, एपोप्टोसिस के अंदर नहीं, वो कुछ और प्रोटीन वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो कॉम्प्लेक्स 2 बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 बेसिकली प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर देगा, प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में, और ये कैस्पेज 8 एक्टिव फॉर्म है। अब ये कैस्पेज 8 बाकी आपको पता ही है, ये कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा, और कैस्पेज 3 जो है वो एग्जीक्यूटर कैस्पेज है, वो साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय करेगा, न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रॉय करेगा, डीएनए को एक्टिवेट करेगा, सेल का जो श्रिंकेज कॉज करेगा उसको एपोप्टोटिक बॉडी में कन्वर्ट करके एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस मुकम्मल करवा देगा। बाकी ये वाला सारा प्रोसेस हमने कर दिया है, ठीक है जी। ये था जी TNF पाथवे, ये था जी फास्ट पाथवे। एक तीसरा पाथवे भी होता है एपोप्टोसिस का, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में आता है, वो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ही वो करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरह से करते हैं, इस तरह से नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, और इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने जो वायरस एंटीजन है उसको अपनी सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ MHC1, आपको पता है कि कोई भी सेल जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करता है विद द हेल्प ऑफ MHC1 कि भाई मेरे अंदर ये XYZ वायरस आया हुआ है, ये एंटीजन को बाहर अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेगा। अब टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर। अब टी सेल रिसेप्टर आकर इस एंटीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ये बॉन्डिंग होगी, इसके अलावा कुछ और इंटरेक्शन भी होंगे, CD4 MHC2 वगैरह, वो डिटेल मेरे इम्यूनोलॉजी वाले लेक्चर में पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हैं। पर जैसे ये इंटरेक्शन होगा तो टी सेल को समझ आ जाएगी कि इस वायरस, इस सेल के अंदर वायरस है, वो कुछ चीजें रिलीज करेगा। एक और रिलीज करेगा जी परफोरिन, और दूसरा वो रिलीज करेगा गैरेंजाइम बी, गैरेंजाइम बी। अब परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन आपस में मिलके ना, ये बेसिकली पहले नहीं पढ़ा हुआ था, ये मेम्ब्रेन ऐसे थी। अब परफोरिन क्या करेगी, परफोरिन यहां पर ना एक पोर की शक्ल बना देगी, सेल मेम्ब्रेन के, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनेगी, पोर लाइक शेप बना देगी, जिसकी वजह से जो गैरेंजाइम बी है वो अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही गैरेंजाइम बी सेल के अंदर जाएगा तो गैरेंजाइम बी जाके डायरेक्टली, कोई इसको प्रोकैस्पेज 8 या इनिशियल कैस्पेज को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली जाकर कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि प्रोकैस्पेज 3 को कैस्पेज 3 में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही प्रोकैस्पेज 7 को कैस्पेज 7 में कन्वर्ट कर देगा। अब कैस्पेज 3 और कैस्पेज 7 ये दोनों एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस है, और ये डायरेक्टली अपना जो प्रोसेस है साइटोस्केलेटन की डैमेज और न्यूक्लियर मटेरियल का डैमेज वगैरह वो सारा प्रोसेस शुरू कर देंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगी। ये तीनों पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे में आते हैं। मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है कमेंट के अंदर बताएं, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर कोई आपने टॉपिक समझना हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।